हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं इसका योगज्ञान। फ्रेंड्स, हमें आज ये सीखना है कि ट्रांसलेशन करने के लिए बेसिक टॉपिक्स क्या क्या है जो पढ़ने ज़रूरी है ट्रांसलेशन करने से पहले, जो हम पढ़ नहीं पाते हैं या हमें पढ़ाया नहीं जाता है। हम सीधे सीधे ट्रांसलेशन पढ़ने लगते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन हम उन टॉपिक्स को पहले अध्ययन ही नहीं कर पाते, पहले उसके बारे में हम बढ़िया से जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं जो हमेशा ट्रांसलेशन में प्रयोग किए जाते हैं, हर जगह उसका यूज होता है, उनको हमें पहले सिखाया ही नहीं जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, और यह टॉपिक सीखने के बाद आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन में आपसे गलती होगी ही नहीं। दोस्तों, आपने ग्रामर बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आपको सब्जेक्ट के बारे में मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह नहीं पता होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बहुत खास खास बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वर्ब के बारे में, फिर आपको ऑब्जेक्ट, WH वर्ड कौन कौन से होंगे और कब कब इनका प्रयोग होगा, सेंटेंस और सेंटेंस की वो बातें जो आपको साधारण ग्रामर में देखने को नहीं मिलती है, वो सारी बातें इसमें मिलेगी। और ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे तो निश्चित ही आपको ट्रांसलेशन करने में एक भी गलती हो नहीं सकती, ये गारंटी है। फ्रेंड्स, मैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको जो ग्रामर पढ़ते होंगे उस बुक में ऐसा न हो, लेकिन सीखने के ध्येय से भी इसको सीखेंगे तो भी बहुत परफेक्ट होगा आपके लिए। जैसे सब्जेक्ट के टाइप्स के, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है: सिंगल वर्ड सब्जेक्ट, मल्टी वर्ड सब्जेक्ट और सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। एक सिंगल वर्ड, जैसे यू आर स्पॉइलिंग एवरीथिंग में यू एक सब्जेक्ट है जो सिंगल वर्ड है। लेकिन नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे कि माई यंगर ब्रदर विल प्ले फॉर इंडिया, तो इसमें जो सब्जेक्ट है माई यंगर ब्रदर 3 शब्द से बना हुआ एक सब्जेक्ट है, तो मल्टी वर्ड सब्जेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि व्हाट ही सेज, जो कुछ वह कहता है, इज करेक्ट, सही है। तो इसमें इज करेक्ट एक सेंटेंस है कि सही है, और क्या सही है, व्हाट ही सेज, यही एक सब्जेक्ट है, तो पूरा एक सेंटेंस ही एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो होता है 3 तरीके का होता है: सिंगल वर्ड सब्जेक्ट, मल्टी वर्ड सब्जेक्ट और सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट में आप जानते ही हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश में तो 2 हैं, नंबर्स 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट भी 2 ही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई नाउन, नाउन भी सिंगुलर जैसे बॉय। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में यू आर दे, और प्लूरल नाउन यानी बॉय नहीं, बॉयज़। तो बॉय सिंगुलर नाउन है और बॉयज प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हमें ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है तो हमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाती है: डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, है, बहुत सारी अलग अलग हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं बताया जाता है कि मुख्य हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, क्योंकि यदि आपने मुख्य हेल्पिंग वर्ब सीख लिया तो पूरा ग्रामर सीख लिया। आपको जान के हैरानी होगी, हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 3 ही होते हैं: डू, बी और हैव। क्या आपको लग रहा होगा कि 3 ही होते हैं, हमने तो बहुत कुछ सीखा हुआ है? नहीं, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, और ये जो बाकी होते हैं इन 3 से निकले हुए बने हुए हेल्पिंग वर्ब है। ये नहीं कहें तो ये बाप है, इनसे निकले हुए बच्चे लोग हैं। जैसे डज, डू, डिड, डू से निकला हुआ है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी से निकला हुआ है, हैव से निकला हुआ हैज़, हैव और हैड है। हमें बी, डू, बी और हैव 3 ही हेल्पिंग वर्ब सीखना है। यदि 3 हेल्पिंग वर्ब आपने सीख लिया तो उनसे निकले हुए उनके बच्चों लोगों को तो हम तो वैसे भी सीख लेंगे। फ्रेंड्स, जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है उनकी पहचान को देखिए। डू की पहचान है ताती थे, बी की पहचान है रहा रही रहे, हैव की पहचान है चुका चुके चुके, और प्रेजेंट की पहचान है और पास्ट की पहचान है था। यानी ताती थी के साथ है लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताती थे के साथ था लगेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, रहा रही के साथ है लगेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा रही के साथ था लगेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, चुका चुके के साथ है लगेगा तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चुका चुके के साथ था लगेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से टेंस का निर्माण होता है इन हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। और एक टेंस बच गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, वो बनाई जाती है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 2 टेंस से बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट की पहचान है हैव और कंटिन्यूअस की पहचान है बी। और आपको पता है कि हैव के पास हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, जो इसमें हमने लिखा हुआ है। तो हैव के पास जब बी लिखते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ा जाता है, हैव को और बी को, तो बी ने लिख करके बीन लिखा जाता है, क्योंकि ये हैव के पास हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। डू के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, बी के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म और हैव के साथ क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस टैबलेट में मैंने वर्ब को डिफाइन किया है। वर्ब के 5 फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। वैसे आप
फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दो फॉर्म को मैंने निर्माण किया अलग से, V4 और V5 के रूप में, V1 V2 V3 V4 V5। थोड़ा सा याद कर लेंगे हमारे अनुसार, ताकि आपको ट्रांसलेशन पढ़ाने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सो फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म है जब क्रिया में यस या यस लगाते हैं, उसको मैं 4 मान लिया हूँ। और V5 जो क्रिया में ING लगाते हैं। तो आपको शायद एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा कि जब क्रिया अपने रियल फॉर्म में होती है तो प्लूरल होती है। हाँ, प्लूरल होती है। लेकिन जब नाउन अपने रियल फॉर्म में होती है तो सिंगुलर होती है। जैसे बॉय सिंगुलर है लेकिन गो प्लूरल है। और जब उसका यस या एस लगाते हैं तो क्रिया सिंगुलर होती है, और जब नाउन में यस या एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, बिल्कुल उल्टा। हाँ, जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब नहीं ध्यान रखेंगे तो गलती होगी। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे बॉय गोज, लेकिन बॉयज़ गो होगा। बॉयज़ गो, क्योंकि गो प्लूरल है और बॉयज़ भी प्लूरल है। लेकिन बॉय सिंगुलर है तो उसके बाद गोज होगा, क्योंकि गोज सिंगुलर है। ऐसा प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंटेंस, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस की बनावट कैसे होती है। तो एक पहली बनावट आप याद रखेंगे। यदि उस बनावट को आपने याद कर लिया, सारी बनावट अपने आप ही, सारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर अपने आप ही याद हो जाएगी। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर सीखेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस का, सकारात्मक वाक्य का जो बनावट है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे। जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब से पहले नॉट लगा देना है, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया अपने आप ही। जब इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव में दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक क्या से शुरू होने वाले और क्या से ना शुरू होने वाले। यदि क्या से शुरू होता है सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, और क्या से नहीं शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले करना ही करना है, उसके पहले आप WH वर्ड को ऐड कर देंगे। बस आपकी पहचान सारी हो गई। इतनी सी पहचान आपको याद रखना है, यानी सिंपल सा अफर्मेटिव की पहचान याद रख लीजिए, बाकी तो अपने आप ही आ जाती है। नेगेटिव में नॉट करना है वर्ब से पहले, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाना है, और यदि क्या से नहीं शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।